न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये वही सेम चैप्टर है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, व्हाई डू वी फॉल इल। याद होगा आपने वहां पढ़ा था व्हाई डू वी फॉल इल। आपने क्या पढ़ा था वहां पे? व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये जो चैप्टर था वहां पे, अब उसी की डिटेलिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। डिटेलिंग है अच्छे खासे तरीके से। और यहाँ भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ पे आपको 11th का कनेक्शन ना नजर आ रहा हो। यहाँ पे भी है 11th क्लास का जो कनेक्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। तो हेल्थ एंड डिजीज में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम हेल्थ के डेफिनेशन पे आते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा ही मैं क्या करती हूँ, पहले उसके डेफिनेशन के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में जब हम हेल्थ के डेफिनेशन पे आते हैं, किस पे आते हैं? हेल्थ के डेफिनेशन पे। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में क्या है? हेल्थ के डेफिनेशन में कि हेल्थ जो है, पहले ओल्ड बुक्स जब देखना स्टार्ट करते थे आप, तो उसमें लिखा होता था कि कैसा होना चाहिए किसी ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हेल्थ पढ़ रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, है ना। तो रफ वर्क है ये। किसी पर्सन को फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली फिट होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझेंगे, उसको बायोलॉजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, सोशली भी लिख दिया अगर थोड़ा सा, ठीक है, अगर ये सब भी ऐड कर दिया है तब भी ठीक है। लेकिन आज के डे में क्या है, इसमें और भी चीजें ऐड करी गई हैं, प्लस करी गई हैं। अब कोई चीज प्लस की गई है इसमें, तो प्लस ये किया गया है कि किसी पर्सन को मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। उसको क्या होना चाहिए? मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। पहले नहीं सोचते थे लोग इस तरीके से। पहले सोचते थे अच्छा ठीक है, बस ऊपर से सही दिख रहा है, सही सलामत दिख रहा है, बॉडी पार्ट सही है, कहीं से वो फिजिकली चैलेंज नहीं है, तो हम उसको हेल्थ के डेफिनेशन में डाल देते हैं। लेकिन अब क्या है, लोगों में देखने का नजरिया बदला है। WHO ने भी सब कुछ सही किया है ना। तो अब इसमें मेंटली भी ऐड किया गया है कि मेंटली भी उसको कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए। प्लस सोशली भी उसको फिट होना चाहिए। सोशली भी उसको क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। प्लस फिजिकली तो खैर है ही है, फिजिकली तो शुरू से ही मानते आ रहे हैं, फिजिकली तो है ही है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिजियोलॉजिकली कर देते हैं। फिजिकली और फिजियोलॉजिकली में जमीन आसमान का फर्क होता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों टर्म्स में। फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली इसका मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको समराइज करके हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे नॉर्मली जो शुरू से आज तक चलता चला आ रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अब सोशली, सोशली क्यों ऐड हुआ है सो मैं बताती हूँ। अब आपको पता है एक डिसऑर्डर है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या नाम है उसका? क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी आंखों के सामने बैठा हो तो आप बता नहीं सकते कि उसको कोई डिजीज, डिसऑर्डर या बीमारी है। ठीक है, बट होता क्या है कि ऐसे लोगों को अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा जहाँ पे क्राउड है, या किसी बंद कमरे में अगर आप इनको बंद कर देते हैं तो इनकी डेथ तक हो सकती है। तो सोशली तो वो फिट नहीं हुआ ना, है ना। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया भी एक तरह का क्या है? डिसऑर्डर है। फिर जब इसको ध्यान से एनालाइज किया गया, थोड़ी डिटेलिंग जब लोगों ने सीखी, तब उनको ये बात समझ आई कि नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इसको भी क्राइटेरिया में लेना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारे हेल्थ के। ठीक, तो डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ साथ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, अ स्टेट ऑफ
complete physical physical, mental, physical and social and social well-being being and and not merely the absence of the, या यहाँ तक भी ठीक है, वेल बीइंग, इसको हटा देती हूँ इधर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल कैपेसिटीज भी देखेंगे तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, पहले तो मेंटल का जिक्र किया ही नहीं जाता था। शुरुआत में जब हम लोग देखते थे इसको तो वहां पे क्या था, मेंटल का जिक्र हम बिल्कुल भी नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इंट्रोडक्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड डिजीज में, तो बहुत सारी चीजें आई निकल के सामने। जैसे अब हेल्थ की क्या डेफिनेशन, अगर हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करें, मतलब इस ये लिखने वाले डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे। अगर कोई फिजिकली फिट दिख रहा है तो क्या हम उसको हेल्दी बोलेंगे? नो, हो सकता है उसको डिप्रेशन हो। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फिट नहीं है। ठीक है, अब बाहर से आपको फिजिकली बहुत अच्छा दिख रहा है, फिजिकली क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसके बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो, उसको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो, उसका बीपी हाई हो गया हो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अब ये एक ब्रॉड सेंस में आता है। पहले इतने ब्रॉड सेंस में हेल्थ एंड डिजीज को नहीं देखा जाता था जितने ब्रॉड सेंस में आज लोगों ने इसको समझना स्टार्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा हुआ तब भी बोलते हैं उसको डिसऑर्डर, डिजीज है, बीमारी है। अगर इससे कम हुआ तब भी लोग प्रॉब्लम ले, तब भी लोगों को टेंशन होती है ना। तो हेल्थ जो है वो बहुत ब्रॉड सेंस में निकल के यहाँ पे सामने आता है। ठीक है, अब ये चीजें और अच्छे से तब जाके क्लियर हुई जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की गई। तो एक यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है आपके लिए कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी जो है वो विलियम हार्वे ने किया। ऐसे स्टार्ट कर देती हूँ। द द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन discovery of blood circulation by William Harvey. William Harvey हैंग कर रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट का कर्सर। हाँ सही हुआ। हार्वे using experimental method using experimental method
and the demonstration and the demonstration of normal body temperature, of normal body temperature. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल। अब ये एक नया वर्ड है जो मुझे आपको सिखाना है। इसको मतलब इसको समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। देखिए, यूजिंग थर्मामीटर, ऑब्वियस है किसके थ्रू चेक करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आपका जो डाउट होगा मेरे से, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बाइल, है ना। ये मैं समझाती हूँ आपको। ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्लैक बाइल, है ना, बोलते हैं। अब इसको सुन के ना समझ नहीं आता कि व्हाट इज दिस, ये थोड़ा सा अनोखा सा लगता है देखने में, जिससे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। बच्चों को क्या, अच्छे अच्छे टीचर्स को भी बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि एक्चुअली व्हाट इज ब्लैक बाइल। तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे लोगों को ये चीज पता है कि हमारे बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब जिससे मिल के हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं एक रफ पेज लेती हूँ, इसको रहने देती हूँ। ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट रफ वर्क है। ब्लैक बाइल का मतलब है कि आपकी बॉडी, जैसे कोई ह्यूमन है, ठीक है, और ये जो ह्यूमन है इसकी बॉडी में अगर किडनी और स्प्लीन, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब जरूरी नहीं कि डायरेक्टली अब उसको किडनी डिसऑर्डर ही हो जाए, उसकी बॉडी में किडनी ही खराब हो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप इसको इशारा कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि बॉडी के अंदर जो भी चीजें नेचुरल कंडीशन में होनी चाहिए वो डिस्टर्ब है वहां पे। वो क्या है, वहां पे डिस्टर्ब है वो। जैसे एज पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब इस ह्यूमन बीइंग ने बहुत कम जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक दिन में बहुत कम कंज्यूम किया, ठीक है। जब बहुत कम कंज्यूम किया तो आपको पता है आपकी बॉडी में, ठीक है, जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का जो वर्क है, ऑस्मो रेगुलेशन का जो स्पेशल वर्क है, वो किसके सर पे है, किसके जिम्मे है, किडनी के जिम्मे है, ठीक है। तो जब आप वाटर इसको मोर एंड मोर दे रहे हैं, तो इसको जो फिल्टर करने के लिए आपने ब्लड के थ्रू इसको फ्लूइड दिया है, वहां पे उसका डाइल्यूशन कुछ और है। आपने इसको दिन भर वाटर दिया ही नहीं, इसका वाटर का कनेक्शन यहाँ पे कट कर दिया, मतलब फास्ट है, कोई रीजन है, कोई भी XYZ कोई रीजन है, ठीक है, आपने इसको दिया ही नहीं। तो जब उस कंडीशन में जो किडनी को आप फिल्टर करने के लिए जो ब्लड दे रहे हैं, जो फ्लूइड दे रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, ऐसे बात समझिए पहले, यस और नो। तो उसका कंसंट्रेशन जब हाई होगा, किसका, जो आप यहाँ पे फिल्टर करने के लिए दे रहे हैं, किससे, किडनी के थ्रू, ठीक है। और जब किडनी इसको फिल्टर करेगा, तो पहले जब डाइल्यूट केस में था तो अच्छे से करेगा, आपने नोटिस करा होगा। अगर किसी को किडनी स्टोन प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ड्रिंकिंग वाटर ज्यादा से ज्यादा आपको कंज्यूम करना है। अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर में, मुझे नहीं लगता किसी ने कभी बोला होगा कि पानी नहीं पीना या फिर कम पीना है। अब रीजन ये है कि जो ये वाटर है, ठीक है,
अब ये अफेक्ट करेगा और ये डिसाइड करेगा कि किडनी को क्या, कैसे और कौन सी चीज किस तरीके से फिल्टर करनी है, बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो किडनी और स्प्लीन जो है, तो ये इनका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, ब्लैक बाइल के साथ है। किसके साथ है, तो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो सोच है, इसको किसका नाम दिया गया, ब्लैक बाइल का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, ब्लैक बाइल का नाम दिया गया। ठीक है, और ब्लैक बाइल एक, और ये पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सो सुनिए। एक तो ये साइंटिस्ट का एक ग्रुप जो है उनका कॉन्सेप्ट ये है ब्लैक बाइल का, दूसरे का क्या है वो देखिए, ब्लैक बाइल। जो दूसरा ग्रुप है उनका ऐसा मानना है कि हमारी बॉडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब हमारी बॉडी जिन चीजों से मिलके बनी हुई है, ठीक है, हिंदी में लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रंथों में बहुत जगहों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, कहते हैं क्षितिज जल पावक गगन समीर, ऐसे करके बोलते हैं, कहते हैं इन 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो कहते हैं कि जो इस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर कहीं से भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो इसको कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर होगा, गारंटी है इस चीज की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल। अब जैसे एयर का एग्जांपल हमने लिया, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर यही बहुत ज्यादा हो जाए, ये क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। कहने को तो एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये भी क्या कर सकता है, डेथ को लीड कर सकता है। तो ऐसा सोचने पे जब आप देखेंगे तो इसके दो कॉन्सेप्ट है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है कि बॉडी के कॉन्स्टिट्यूट्स में कोई दिक्कत आती है, और दूसरी दिक्कत क्या है, यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसको डायरेक्ट किडनी और स्प्लीन के साथ कोरिलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ताकि आप इसको समझिए, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में जब मैं लिख रही थी तो बीच में ब्लैक बाइल आया, बोला ना कि टेम्परेचर ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर। तो यहाँ पे किस सेंस में यूज किया जा रहा है कि अच्छा, इसका मतलब है कि उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो चीजें भी वहां पे क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी, खराब होंगी, या फिर कुछ फिजियोलॉजी में अगर कहीं पे कुछ क्या चल रहा है, बैलेंस नहीं चल रहा है, तो उसको हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। एक चीज और, आपने देखा होगा कोई पेशेंट अगर एंटीबायोटिक की डोज पे हो, किस पे हो, अगर कोई पेशेंट लगातार एंटीबायोटिक की डोज पे हो, ठीक है, तो शुरुआत में जब एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट करते हैं, तो एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, उस टाइम भी बॉडी टेम्परेचर राइज करता है थोड़ा सा, माइक्रोब्स अपना एक्शन आपकी बॉडी में शो कर रहा है, तो ऑब्वियस है उस टाइम भी क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, और अब हम लोग जाते हैं कि हेल्थ और कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू आपकी बॉडी में अफेक्ट हो सकता है, और किस तरीके से आपको डिस्टर्ब यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, उसमें एक पहली चीज है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं definition of definition of black bile। definition of black bile, ये देखिए है क्या, ये शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग इसको। ये हो जाएगा a humor of a humor of medieval physiology, medieval physiology, medieval physiology believed to be believed to be secreted by kidneys or spleen and to cause
and to cause melancholy. मेलनकोली दो सेंस में इसका यूज होता है। मेलनकोली जो है, कहीं पे अगर कोई चीज इम्बैलेंस हो उसके लिए भी यूज किया जाता है। कभी कभी इसको लिटरल मीनिंग के तौर पे जब यूज करते हैं तो सैडनेस भी इसका मतलब होता है, मतलब डिप्रेशन के तौर पर भी जाता है ये। तो दो मीनिंग में ये आता है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इम्बैलेंस इनका मतलब क्या होता है? देखिए स्प्लिन पार्ट है ये, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। आपके बॉडी में एक पार्ट है स्प्लिन, अभी शो करती हूँ। किडनी तो पता ही आपको, स्प्लिन ये देखिए। इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। 11th क्लास में जब आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देख रहे थे ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा इसका रोल पढ़ाया गया था। ये आ जाए एटलीस्ट ढंग से, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए स्प्लिन है ये, बिल्कुल डार्क रेड कलर का दिखता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रेफर्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। इसको नाम ही दिया जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये पोजिशनिंग है स्प्लिन की। कोई सा जो क्लियर है उसको मैं लगा देती हूँ। ऐसे अगर हम लोग डायरेक्ट इमेज की बात करें ना तो ऐसा दिखता है ये वाला जो है। इसको थोड़ा क्रॉप कर दूं तो उतना बुरा नहीं दिखेगा, ठीक है समझने के लिए। क्रॉप कर दूंगी थोड़ा सा, नहीं भी क्रॉप करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट सर्जरी वाला इमेज किसी ने यहाँ पे लगाया है, बढ़िया है, बट ऐसा ही दिखता है। इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। सारे आरबीसी डेड होने के बाद इसी में जाके इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा है। सारे आरबीसी डेड होने के बाद जाके अब कहीं पे किसी जगह पे अगर स्टोर हो रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि ऐसा ही अपीयरेंस देगा ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्प्लिन है, ठीक है अद्या। फिर से, हाँ फिर से जब 11th रिवाइज कराऊंगी ना नीट के लिए तो उसमें याद आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या हो सकता है, ये तो छोटी मोटी बातें रही, ये तो भी बस चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ट्रेलर ही समझिए, ठीक है। और हेल्थ और भी बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर इसके आगे, तो कौन सी बात हम लोगों को देखने में दिखती है, ये देखिए हेल्थ health is affected by health is also affected by किससे अफेक्ट होता है ये, तो ये देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब ये इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना सही लगेगा और अच्छा भी लगेगा क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत डिटेल में कराया है, याद है ना आपको। तो अब आपको पता है, अभी क्वेश्चन भी जो आपके आया था एग्जाम में टर्नर सिंड्रोम से देखा था आपने, ये हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पहले लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इसको चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस भी आया। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ये भी क्या कर सकता है, बीमारी को, बीमारी क्या, वो तो परमानेंट ही हो जाएगा ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, एक्स वाई जेड जो पूरा यहाँ पे मैं अगर बना दूं, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया कि 21st नंबर क्रोमोसोम पे 1, 2 और 3 कॉपी अगर आके बैठ गई तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो गया। पता है आपको क्या हो गया था, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो गया था। तो इसका मतलब है भाई इंपॉर्टेंस तो है। जेनेटिकली भी किसी पर्सन को क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर तो ऐसे होते हैं जो कई लाइलाज होते हैं, मतलब उसको कोई ट्रीट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो पैदा ही होता है डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट के साथ। जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है, उसको ऐसा नहीं कि बाहर आने के बाद इन्वॉल्वमेंट से कुछ अक्वायर्ड मिला है, नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर की खासियत क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर उसको बाय बर्थ मिला है, उसको अपने पेरेंट
से ही मिला है, वो इनहेरिटेंस के तौर पे उसको मिला है ना। समझ तो आपको मेरी बात इसलिए आ रही होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चैप्टर कर रखा है, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक disorders disorders are deficiencies, मतलब कमी किसी न किसी चीज की, deficiencies with which a child is born and deficiencies and deficiencies or defects which the child which the child inherits inherits from from parents from birth। क्या स्कूल जाते जाते फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ये चल जाता है, इतनी वाला फर्क जो होता है। फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, जहाँ पे अगर एक मेल पेरेंट है और अगर एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है, अगर मेल को कोई डिसऑर्डर है तो गैमेटोजेनेसिस के बाद इसके स्पर्म्स में भी वो डिमेरिट जाएगा, और फीमेल का काम है ओवम देना। तो ये स्पर्म जब इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा, इसको भी वो बीमारी होगी। कुल मिला के अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बात तो यही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर में यही होता है कि बच्चे को इसके पेरेंट्स से ही वो डिसऑर्डर जो है वो मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर के सिवाय, और क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है किसी को, इन्फेक्शंस। और इन्फेक्शंस कॉज करने वाले कौन होते हैं, तो पैथोजेंस, है ना। तो वेरियस वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजेंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शंस को कॉज करने का काम कर सकते हैं। तो वेरियस इन्फेक्शंस various infections are caused by माइक्रोब्स, चाहे तो कोई माइक्रोब करे, माइक्रोब्स। और जो भी डिजीज कॉजिंग है तो ऑब्वियस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन ही बोलेंगे ना, उसका दूसरा टेक्निकल नाम क्या है, माइक्रोब्स। तो ये क्या हो गया, पैथोजन। जो भी माइक्रोब हो, बैक्टीरिया से हो वो भी पैथोजन, अगर वायरस से हो रहा है वो भी पैथोजन, फंजाई से हो रहा है वो भी पैथोजन। तो इन सबको हम लोग टैग क्या देंगे, पैथोजन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो आज के डेट में, जैसे कैसे आपने देखा होगा, डायबिटीज आज के डे में बहुत सारे लोगों को है, हर घर में डायबिटिक पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे। उसको हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, पता है आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं, क्योंकि
हम कैसी जगह पे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, हमारा हैबिटेट कैसा है, हमारे हैबिट्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, दैट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए यहाँ पे। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इसलिए हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसको अफेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग including food and water we take, ठीक है, रेस्ट। अब कोई बंदा है वो काम कर रहा है, ठीक है, अब पता चला कि वो 18 घंटे वर्किंग है, तो बचा क्या उसके सिवाय उसके पास टाइम क्या बचा? अब उसको 6 आवर्स में 6 आवर्स ही उसके पास रिमेनिंग है, जिससे उसका हेल्थ जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज we give to our bodies, it is। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9th क्लास के एक टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब आपके साथ आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी या किसी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई लगातार स्नीजिंग करता हुआ, छींकता हुआ कोई पर्सन अगर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उससे आपको भी वो बीमारी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट बैठा हुआ है तो डायबिटिक पेशेंट से आपको खतरा तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसका इन्फेक्शन तो होना नहीं। कभी किसी जगह पे आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको मना है। अब जैसे कैसे बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे कोविड के टाइम में, तो सर्टिफिकेट मंगा रहे थे कि भाई ला के दीजिए, या फिर हमें यहाँ पे ये बताइए कि आपने ये वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, आप हेल्दी हैं। अब हर जगह बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो रख दिया, जो भी है। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि पता है कि कैसा है ये इन्फेक्शन। अभी फिर से यहाँ पे ओमिक्रॉन को लेके जो इतना हंगामा चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि इनको टेंशन इस बात की है कि इन्फेक्शस है। अब यहाँ पे कोई इन्फेक्शन को कैरी करता हुआ अगर आया तो बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है बहुत इजीली। यही चिंता की बात है लोगों के लिए, और क्या, बाकी तो कोई टेंशन थी नहीं। अब डायबिटिक पेशेंट है, उसको तो कोई नहीं मना करता कहीं आने जाने से। अब आज के डे में कोई अगर नॉर्मली भी स्नीज कर दे, कहीं पे कोई छींक दे, खांस दे, तो लोग सोचते हैं कि अरे इसको तो कोरोना ही हो रखा है। नहीं, आज के डेट में तो ये चीजें हैं। यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस को, ठीक है। अभी जैसे मैंने इन्फेक्शन में लिखा था पैथोजन, कि जो इन्फेक्शन हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, वहां पे पैथोजन के थ्रू हो रहा था, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर आप इन्फेक्शस डिजीजेस को देखते हैं, किसको देखते हैं, इन्फेक्शस डिजीजेस को अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसको कॉज करने का काम कौन करते हैं? पैथोजेंस करते हैं। इन्फेक्शस अगर कोई डिजीज है उसको कॉज करने का काम कौन करेगा? पैथोजन करेगा। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बोला कि डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, दैट इज अदर देन द पैथोजेंस। पहला पॉइंट मतलब डिफरेंस, ठीक है।
ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होगा, बाहर का कोई फैक्टर जिम्मेदार होगा इसके लिए। अभी एक मॉस्किटो है जो कि मलेरिया का वेक्टर है, वो उड़ता हुआ आया, उसने आपको काटा, बाइट करा, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, तो आपकी गलती तो नहीं है ना इसमें, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप जबरदस्ती भर भर के मीठा खा रहे हैं, आपने बिल्कुल कसम खा रखी है कि भाई हमें तो बस मीठा ही खाना है। और जब शुगर के फिजियोलॉजी में, शुगर के डाइजेशन के मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के फिजियोलॉजी को आप बॉडी में डिस्टर्ब करेंगे, तो आपने खुद ही वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने बॉडी की हेल्थ को खराब करने के लिए। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी फैक्टर्स, और इंट्रिंसिक का मतलब आप ही की बॉडी के अंदर का कोई फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब इन्फेक्शंस है तो ऑब्वियस है, जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जांपल दिया आपको, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, गांव का छोटा बच्चा भी लिख सकता है इसके बारे में। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजिली ये ट्रांसमिट होगा, इसमें ट्रांसमिशन का कोई चांस ही नहीं है। अब किसी को डायबिटीज है, डिप्रेशन है, तो वो एक से दूसरे में नहीं जाएगा। आपको किसी बात की बहुत खुशी है, सामने वाले बंदे को डिप्रेशन है तो है, उसका डिप्रेशन आप में तो जान ही रहा ट्रांसफर होके, या अगर वो ज्यादा डिप्रेस है तो आपकी हैप्पीनेस तो जान ही रही उसमें ट्रांसफर होके, तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। देन अब इसका ट्रांसमिशन के बहुत सारे मोड हैं, जैसे पर्सन टू पर्सन अगर कांटेक्ट होगा तब भी होगा, या फिर एयर के थ्रू भी होगा, जैसे स्नीज कर रहे हैं तो एयर के थ्रू जा रहा है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे भी इन्फेक्शन हैं जो वाटर के थ्रू होते हैं। वेक्टर जैसे अभी मैंने मॉस्किटो का एग्जांपल दिया, वो भी डिजीज कॉज करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इसके केस में, जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हेरिडिटरी डिजीजेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने डाउन सिंड्रोम का नाम दिया। अब डाउन सिंड्रोम का कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, जो भी है, वो अगर बैठा है तो वो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। ना तो उसकी कोई गलती है, बट हाँ, गलती उसकी ये है कि उसको ये कहाँ से मिला है, उसको ये पेरेंट्स से मिला है। कहाँ से मिला है? पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसने कॉज किया, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि पेरेंट्स से, मतलब जो मदर फादर है उससे बच्चे को मिले, ठीक। अब यहाँ पे कम्युनिटी हाइजीन अगर कम किया गया, अगर रिड्यूस किया गया, तो इन डिजीजेस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अभी जो कोरोना वायरस की केसेस आए, तो अच्छे अच्छे लोगों ने थोड़ी बहुत सफाई सीख ली, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी हाइजीन जो है उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि इसका ऑपोजिट पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कम्युनिटी हाइजीन इज इनइफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ दीज डिजीजेस। तो सिर्फ उसका उल्टा कर दिया है कि यहाँ पे कम्युनिटी हाइजीन का रोल है और यहाँ पे कम्युनिटी हाइजीन का रोल नहीं है। जिसमें डायबिटीज है, नॉन इन्फेक्शियस है, एक पेशेंट को है, उसके साथ बैठे दूसरे पेशेंट को नहीं होगा। ग्वाइटर अगर एक पेशेंट को है तो उसके साथ बैठे दूसरे हेल्दी पर्सन को नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोलेरा जैसे है तो ये हो जाएगा, साथ में जो बंदा बैठा है। मलेरिया साथ में बैठा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कोई वेक्टर अगर है तो उसके थ्रू जरूर हो जाएगा ये, है ना। तो ये फर्क था इन्फेक्शियस से नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैंने आपको कुछ नया सिखाया है, ये सेम एग्जैक्टली बिल्कुल 9th क्लास का या उससे भी छोटी क्लासेस में जब कभी भी आपने डिजीज, डिसऑर्डर, XYZ, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, पैथोजन पढ़ा होगा, वहां पे आपने ये पढ़ाई करी थी, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये एक टॉपिक मैंने आपको सिखाया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके डिजीज को देखना स्टार्ट करते हैं। मेन चैप्टर ही वही है, चैप्टर स्टार्ट ही वहीं से होता है, और चैप्टर पढ़ाई ही इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सीखें। जो हमें अपने डेली लाइफ में बहुत सारी बीमारियां सुनने को मिलती हैं, उसके बारे में हम सीखें कि एग्जैक्टली वो है क्या, उसमें होता क्या है ना। ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस देखिए,
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं टाइफॉइड का, TYPHOID, टाइफॉइड। बहुत सुना होगा आपने, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो लैक ऑफ हाइजीन भी है। लिखा नहीं होता कहीं पे, बट ये ट्रुथ है, सच्चाई है। और ये नाम इसलिए पड़ा है कि टाइफॉइड मैरी नाम की एक लेडी थी जो बाय प्रोफेशन कुक थी, ठीक है। काफी सालों से इस डिजीज की स्प्रेडिंग कर रही थी। उसके डेथ होने के बाद पता चला कि एक बैक्टीरिया है जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी डिजीज को जब लिखा जाता है, समझे, तो किसी भी डिजीज को लिखने में सबसे पहले अगर उसका कोई नोन पैथोजन है, अगर उसका कोई नोन पैथोजन है तो जरूर लिखा जाता है। बिना उसके उस डिजीज का डिस्क्रिप्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो इसको कॉज करने वाला जो एजेंट है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, TYPHI। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। एंड साइंटिफिक नेम्स should be underlined separately according to binomial nomenclature। इसको कॉज करने वाला एजेंट कौन है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये जो क्या है? साल्मोनेला टाइफी पैथोजन हुआ किसका? टाइफॉइड का। टाइफॉइड को कॉज करने का काम करता है। कौन सा माइक्रोब है ये? क्या है ये? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई? क्या है ये? बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है। ये भी याद रखना जरूरी है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा माइक्रोब कॉज करता है, टाइफॉइड कौन सा माइक्रोब कॉज करता है। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वहां पे बैठे बैठे कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे यार साल्मोनेला टाइफी तो पढ़ा था, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये है क्या, है ना। होता है, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती है, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि हम जब किसी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में, क्योंकि हम ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं, किसी XYZ में तो हम पढ़ नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि हमने एलिफेंट में या किसी चीज में पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, ठीक है। तो इसका टारगेट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन बोलने का मतलब कि ये जनरली कहाँ जाके एंटर करता है, कौन सा फेवरेट ऑर्गन है इसके अटैक करने का, साल्मोनेला टाइफी का। तो शॉर्ट में मैं उसको टारगेट ऑर्गन लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा बस, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब तो वैसे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। टारगेट ऑर्गन इसका हो गया, सबका अलग अलग होगा। जैसे कैसे कोरोना वायरस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना। अब आपने देखा होगा कोरोना वायरस तो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब का टेस्ट नहीं होता ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसको कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। कैसे होगा, कैसे हो सकता है ये, है ना। तो स्प्रेडिंग कैसे होगा इसका? अगर स्प्रेडिंग देखें हम, तो स्प्रेडिंग कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू होगा, कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू होगा, है ना। स्प्रेडिंग कैसे होगा ये? तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू थ्रू contaminated contaminated food and water। दूषित बोलते हैं जिसको हिंदी में, है ना। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके सिम्टम्स, लक्षण बोलते हैं जिसको, है ना। सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में सीधा लिख दिया जाएगा, मेंशन द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। तो सिम्टम्स देख लेते हैं हम लोग इसके।
सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या क्या है इसके? कॉमन से है, पता ही है, क्लास में या इधर उधर चलते फिरते आपने सुन लिया होगा कि भाई उसको टाइफाइड हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो सिम्टम्स है इसके, सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड मतलब उतरेगा नहीं फीवर, वो सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है। सस्टेन्ड हाई फीवर में भी उसको 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वीकनेस, ये तो सब में आएगा, इसको सब में लिखना है। वीकनेस जो है ये पॉइंट सब में आएगा, आसान है ना इसको लिखना। कोई भी एक सर्दी खांसी क्यों ना हो किसी को, वीकनेस तो होना ही होना है। ये तो पहचान है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है ना, कहते हैं ना हम लोग। कोई बोलेगा हमें तो दिन रात वीकनेस सा लग रहा होता है, हम क्या बोलते हैं, अरे तुम जाके डॉक्टर से दिखाओ, जरूर तुमको कोई ना कोई दिक्कत है, कहते हैं ना हम लोग। स्टमक पेन, भाई इंटेस्टाइन ही जब इसका टारगेट ऑर्गन है तो स्टमक पेन तो हुआ ही होगा। तो हो गया स्टमक पेन, कॉमन है ये सब। अगर आप समझते चल रहे हैं तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, इतना तो है। स्टमक पेन है कॉमन, मतलब आसान है, कॉमन तो नहीं बोल सकते, जिसको होगा उसी को होगा ना, ये जिसको बीमारी होगी। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, और फीवर के साथ बाय वन गेट वन में क्या आता है, हेडक तो आता ही होता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में खुद को कभी ऐसा फीवर तो फील नहीं करा है जिसमें हेडक ना होता ही होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के बाद जैसी कभी भी फीवर लिखे तो फीवर के साथ दूसरा हेडक या कॉमा डाल डाल के लिखते हैं बच्चे। मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ ना ताकि आपको याद हो, बस, और कोई मेरा मोटिव नहीं है ऐसे लिखने का। वो डराने का मोटिव नहीं है कि देख के डर जाइए, अरे इतने सारे पॉइंट है, पॉइंट वाइंट नहीं है। कॉमा डाल डाल के भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। याद रहे कि नहीं भाई, ये सारी चीजें हमें रखनी है दिमाग में। हेडक होगा ही होगा, फीवर के साथ हमेशा आता है, हेडक होता है ना, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यहीं पे लिख देती हूँ। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख की कमी, भूख ना लगने को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, बस हो गया। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया गया, अगर इसको क्या किया गया, इग्नोर किया गया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, है ना, तो क्या होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। कहाँ कहाँ जा रहा है ये, मैं मूव कहीं और कर रही हूँ, कहीं और मूव कर रहा है, नीचे मेरे पास स्पेस कम था ना, ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहती थी, कहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे की बात नहीं। नहीं सेट होगा आज, ही लगता है, बाद में कर लूंगी मैं इसको। लास्ट में एक छोटी सी बात मुझे लिखनी है कि अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो इंटेस्टिनल परफोरेशन, मतलब समझते हैं परफोरेशन कितना डेंजरस टर्म है, मतलब पूरे इंटेस्टाइन में होल्स हो जाएंगे, परफोरेशन की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। चलिए, अब जाके वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अगर सीवियर केस हुआ, ऐसे लिख लीजिए, इन सीवियर केसेस इन
severe cases, intestinal perforation, intestinal या intestinal जो बोलना है बोलिए, intestinal perforation, perforation may lead to death, may lead to डेथ, डेथ हो सकता है, इग्नोर किया गया तो ऐसा नहीं है। अब तो जाके मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि फिर भी क्योर हो जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। जब कभी भी कोई डिजीज डिसऑर्डर आए लास्ट में हम जरूर लिखते हैं चेक कैसे करें, है ना। कई बच्चे इसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कैसे डायग्नोज करेंगे आप, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट भी कई लोग, मतलब कई लोग टीचर्स बच्चे बोलते हैं, कोई बात नहीं, स्पेलिंग तो वही रहेगी, वाइडल टेस्ट, इसके थ्रू इसको चेक करते हैं। और इसका नेम किसकी वजह से पड़ा, टाइफॉइड मैरी की वजह से पड़ा, जो काफी सालों तक इस डिजीज की स्प्रेडिंग कर रही थी, उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, इस डिजीज की स्प्रेडिंग कर रही है ना। तो ये टाइफॉइड का केस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे कुछ डिजीजेस भी सीखेंगे, उसके हम लोग इसी तरीके से सेम, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, दो ही तो लाइन है इसमें और कुछ तो है नहीं, इसी तरीके से हम लोग जितने भी, देखिए ये क्या है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट बोलने का मतलब किसी भी डिजीज को मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर वो इन्फेक्शस है हमें उसका पैथोजन देखना पड़ेगा, कहाँ जाएगा एंटर करने के बाद, टारगेट ऑर्गन क्या है उसका, जैसे मैं एग्जांपल दूं मलेरिया के केस में ये बदल के यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक, कैसे उसकी स्प्रेडिंग होती है, अगर वेक्टर है तो वेक्टर का नाम लिखिए, वेक्टर नहीं है तो किससे होगा, सिम्टम्स लक्षण तो लिखना ही पड़ेगा, कोई भी बीमारी है तो, है ना। और जब ये डिजीज डिसऑर्डर्स हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर होगा, ये एक फॉर्मेट है। अगर आप किसी डिजीज को सीखना चाहते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको ढूंढना है कि हमें इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।